शुरू करने से पहले ये पूरी कहानी है, अध्याय 1 से 50 तक। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, कोई सारांश नहीं। हर कौशल जो चुराया गया, हर बॉस जिसे अपमानित किया गया, हर गिल्ड लीडर जो खुद को अजेय समझता था, उसे पता चला कि वह नहीं था। अगर आपने पहला भाग देखा है तो आप जानते हैं कांग जिनहयुक कौन है। वह अनाथ यूट्यूबर जिसने 11 साल एक ऐसे मरे हुए खेल को क्लियर करने में बिताए जिसे और कोई नहीं हरा सका। लेकिन जो आपने पहले भाग में देखा वह सिर्फ ट्यूटोरियल था। इस कंपाइलेशन में आप देखेंगे कि जिनहयुक टावर ऑफ ट्रायल्स के इतिहास का सबसे टूटा हुआ किरदार कैसे बनाता है। आप देखेंगे कि वह ऐसी क्षमताएं चुराता है जिन्हें निस्संदेह सिस्टम ने कभी एक ही इंसान के पास होने के लिए नहीं बनाया था। आप देखेंगे कि वह उन क्षमताओं को इतने खतरनाक तरीकों से जोड़ता है कि टावर खुद अपने नियम बदलने पर मजबूर हो जाता है, सिर्फ उसे रोकने के लिए। और आप उस एक साथी से मिलेंगे जो सच में मायने रखती है, एक पैलाडिन जिसका नाम टेरेसा है। इस पूरी कहानी में वह अकेली शख्स जो कांग जिनहयुक को ठहरने पर मजबूर कर सकती है। आराम से बैठिए, यह लंबी कहानी है। सेकित कांग जिनहयुक एक अनाथ था। माँ बाप ने उसे जन्म के दिन ही छोड़ दिया था। कोई परिवार नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस एक बच्चा जिसकी पूरी दुनिया एक वीडियो गेम के अंदर सिमटी हुई थी, टावर ऑफ ट्रायल्स। टावर ऑफ ट्रायल्स लोकप्रिय रूप से असंभव था। सैकड़ों मंजिलें, हजारों बॉस मैकेनिक्स, हर बड़े गिल्ड ने आखिरकार हार मान ली। सर्वर बुतहा जगह बन गए, डेवलपर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जिनहयुक ने हार नहीं मानी। वह एक यूट्यूबर बना, एक कंटेंट क्रिएटर। अपने सोलो प्रयासों को लगभग खाली दर्शकों के सामने स्ट्रीम करता रहा, रात दर रात, साल दर साल। 11 साल अपनी जिंदगी के एक ऐसे खेल में उड़ेल दिए जिसे दुनिया भूल चुकी थी। और 11 साल बाद उसने वह किया जो खेल के इतिहास में किसी और खिलाड़ी ने नहीं किया। उसने पूरा टावर ऑफ ट्रायल्स क्लियर किया, अकेले। हर मंजिल, हर बॉस, हर राज, किसी को परवाह नहीं थी। उसके क्लियर वीडियो को बस गिनती के व्यूज मिले। कुछ कमेंट्स पूछते रहे, अब यह गेम खेलता ही कौन है। और जिनहयुक ने गंभीरता से अपना चैनल हमेशा के लिए बंद करने के बारे में सोचा। फिर अगली सुबह आसमान फट गया और टावर ऑफ ट्रायल्स असली दुनिया में प्रकट हो गया। धरती के हर इंसान के सामने एक सिस्टम मैसेज आया, 90 दिनों के अंदर हर मंजिल क्लियर करो वरना मानवता का अंत हो जाएगा। 7 अरब लोग दहशत में आ गए। एक इंसान मुस्कुराया, क्योंकि कांग जिनहयुक, वह अनाथ नाकारा, वह बेकार यूट्यूबर, वह लड़का जिसे हर कोई कहता था कि असली नौकरी कर ले। दुनिया में अकेला ऐसा इंसान है जिसके पास इस दुनिया के अंत की पूरी रणनीति गाइड है। जिनहयुक टावर को कैसे देखता है, इसके बारे में पहली बात यह समझिए, वह ईमानदारी से नहीं लड़ता, वह सम्मान से नहीं लड़ता, वह दक्षता से लड़ता है। सेना संगठित दस्ते निचली मंजिलों पर भेजती है, वे राक्षसों से टकराते हैं, परंपरागत हथियारों से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और मिटा दिए जाते हैं। खबरें मौतें प्रसारित करती हैं, दुनिया घबरा जाती है। जिनहयुक अकेला अंदर जाता है और पहली मंजिल को मिनटों में क्लियर कर देता है। जबरदस्त ताकत से नहीं, वह हर किसी की तरह स्तर 1 का है, ज्ञान से। वह हर राक्षस की पहचान त्रिज्या जानता है, वह हर अंधा कोना जानता है। वह उन छिपी हुई कमजोरियों को जानता है जिन्हें खुद डेवलपर्स ने इतनी गहराई में दबा दिया था कि कोई फोरम, कोई डेटा माइन, कोई और खिलाड़ी कभी नहीं ढूंढ पाया। निचली मंजिलें एक स्पीडरन है। जिनहयुक उनसे ऐसे गुजरता है जैसे कोई आदमी एक परीक्षा दे रहा हो जिसकी आंसर की उसके पास पहले से है, जबकि दूसरे खिलाड़ी ऐसे जालों से मर रहे हैं जो उन्हें दिखे ही नहीं। जिनहयुक छिपे हुए कमरों से दुर्लभ स्किल बुक्स इकट्ठा कर रहा है, कमरे जिन तक पहुंचने के लिए बेहद खास शर्तें चाहिए। और यहीं उसकी सबसे खतरनाक क्षमता खेल में आती है। जिनहयुक की मुख्य क्षमता को फ्यूजन कहते हैं, विशेष रूप से ओवर रैंक फ्यूजन। और यही वह वजह है जिसके कारण वह टावर का सबसे टूटा हुआ खिलाड़ी बनता है। यह ऐसे काम करता है, जब जिनहयुक किसी कौशल को युद्ध में इस्तेमाल होते देखता है,
चाहे किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी राक्षस द्वारा, किसी बॉस द्वारा, वह उसकी नकल कर सकता है। एक नकल प्रति लक्ष्य। नकल किया हुआ कौशल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड नाम की जगह में जमा हो जाता है। असल में उसके मन के अंदर एक अनंत पुस्तकालय, जहां हर चुराई हुई क्षमता तैनात होने का इंतजार करती है। लेकिन सिर्फ नकल इसे टूटा हुआ नहीं बनाती, जोड़ना बनाता है। जिन्ह युग 2 या उससे ज्यादा नकल किए हुए कौशलों को आपस में मिलाकर बिल्कुल नई क्षमताएं बना सकता है। क्षमताएं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थीं। क्षमताएं जिन्हें टावर के सिस्टम ने कभी किसी एक खिलाड़ी के पास होने के लिए नहीं बनाया। खेल में उसने सालों फ्यूजन के प्रयोग किए, 62,000 अलग अलग संयोजन, ज्यादातर बेकार। लेकिन उन 62,000 प्रयासों में बिखरे हुए कुछ ऐसे संयोजन थे जो इतने अनहद थे कि उन्होंने खेल के संतुलन को ही तोड़ दिया। उनमें से एक संयोजन ने एक छिपा हुआ स्टैट उजागर किया, स्प्रिट। एक ऐसा स्टैट जो खिलाड़ी के हर दूसरे स्टैट से तालमेल बैठाता है और बिना किसी सीमा के अनंत रूप से बढ़ता है। खेल में स्प्रिट खोजने के लिए हजारों खास फ्यूजन संयोजनों की परीक्षा चाहिए थी, और किसी ने उसे कभी नहीं पाया, क्योंकि और किसी में 62,000 प्रयोग करने का धैर्य या जुनून ही नहीं था। जिन्ह्युक ने उसे असली टावर में अपने पहले दिन ही पा लिया, क्योंकि वह सटीक संयोजन पहले से जानता था, जबकि बाकी खिलाड़ी अभी बुनियादी युद्ध कौशल सीख रहे हैं। जिन्ह्युक एक ऐसा किरदार बना रहा है जिसके पास अनंत रूप से बढ़ने वाला छिपा हुआ स्टैट है, हर शत्रु से चुराई गई क्षमताओं का पुस्तकालय है, और उन क्षमताओं को ऐसे संयोजनों में मिलाने की ताकत है जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उसके और बाकी सबके बीच जो फसला है, वह अब फसला नहीं रहा, वह एक खाई है। टावर में हर कोई राक्षसों से नहीं लड़ रहा, कुछ लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। शुरुआती मंजिलों पर सबसे बड़ा खतरा बॉस नहीं है, दूसरे खिलाड़ी हैं। खास तौर पर वे जिन्होंने तय किया है कि ताकतवर बनने का सबसे आसान रास्ता है दूसरे खिलाड़ियों को लूटना या मारना और उनके संसाधन छीन लेना। जिन्ह्युक का सामना तुरंत इससे होता है। पारखाना नाम की एक खिलाड़ी उसके पीछे एक शुरुआती भूल भुलैया में जाती है। इरादा यह है कि घात लगाकर उसे लूट ले। बहुत गलत फैसला। जिन्ह्युक ने उसे आते हुए तब देख लिया था जब उसने हमला भी नहीं किया था, क्योंकि खेल में उसी भूल भुलैया में वैसा ही घात मैकेनिक था, और वह उसका अनुमान लगाना पहले ही सीख चुका था। वह उसका मुकाबला बिना किसी मेहनत के करता है और मारने की जगह कुछ और उपयोगी करता है। वह उसे भर्ती कर लेता है, या ज्यादा सही कहें, वह उसे काम पर लगा देता है। पारखाना वह बन जाती है जिसे जिन्ह्युक बेफिक्री से अपनी पहली इंटर्न कहता है। काम काज दौड़ाना, संसाधन इकट्ठा करना और आमतौर पर ऐसी जगहों पर उपयोगी होना जहां उसे ऐसे विरोधियों से नहीं लड़ना पड़े जिनसे वह साफ साफ नहीं लड़ सकती। यह कोई साझेदारी नहीं है, यह जिन्ह्युक का यह पहचानना है कि लॉजिस्टिक्स लोगों के हाथ में हो और वह मंजिलें क्लियर करने पर ध्यान दे। यह सब कुछ खुद करने से ज्यादा कारगर है। यह एक पैटर्न बन जाता है। जिन्ह्युक दोस्ती से गठबंधन नहीं बनाता, वह उपयोगिता से बनाता है। उसके संगठन में जो भी शामिल होता है इसलिए होता है क्योंकि जिन्ह्युक ने हिसाब लगाया है कि उसके खास कौशल उसकी रणनीति के किसी खाली स्थान को भरते हैं। वह परंपरागत अर्थ में नेता नहीं है, वह एक शतरंज खिलाड़ी है जिसे संयोग से प्यादे चाहिए। वो जैसे जैसे जिन्ह्युक ऊपर चढ़ता है और उसकी क्लियर रफ्तार को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है, टावर का सत्ता ढांचा उस पर गौर करना शुरू करता है। गिल्ड्स, सैकड़ों सदस्यों वाले विशाल संगठन, कॉरपोरेट समर्थन और पैसे से खरीदा जा सकने वाला सबसे बढ़िया साज सामान निचली मंजिलों को अपना इलाका मानते आए हैं। वे पहुंच पर काबू रखते हैं, संसाधन जमा करते हैं और सामंती राजाओं की तरह काम करते हैं। हर खिलाड़ी से कर वसूलते हैं। और फिर यह एक सोलो खिलाड़ी है जो ऐसी मंजिलें क्लियर करता जा रहा है जहां उनकी टीमें अभी पहुंची भी नहीं हैं। दुर्लभ ड्रॉप्स तब झपट लेता है जब उनकी एलीट टीमें अभी आ भी नहीं रहीं। ऐसे छिपे हुए इलाकों तक पहुंच रहा है जिनके बारे में उनके विश्लेषकों को पता ही नहीं था। पहले गिल्ड्स
जिन्ह युग को भर्ती करने की कोशिश करते हैं। हर बड़ा गिल्ड प्रतिनिधि भेजता है, पैसा, हैसियत, सुरक्षा और साज सामान का प्रस्ताव लेकर। जिन्ह युग मना कर देता है, हर एक को, विनम्रता या उसूलों की वजह से नहीं, क्योंकि वह खेल में उनकी कहानियां वो खेल चुका है। वह जानता है कि कौन से गिल्ड लीडर अंदर से भ्रष्ट हैं। वह जानता है कि कौन से गठबंधन बनेंगे और कौन से टूटेंगे। वह जानता है कि कौन से गिल्ड ऊपरी मंजिलों पर एक दूसरे को धोखा देंगे। किसी गिल्ड में शामिल होना उसके विकल्पों को सीमित कर देगा, और कांग जिन्ह युग अपने विकल्पों को सीमित नहीं करता। गिल्ड्स की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक बढ़ती जाती है। जब भर्ती असफल होती है, धमकाना शुरू होता है। जब धमकाना असफल होता है, हत्या के प्रयास होते हैं। जब हत्या के प्रयास भी असफल होते हैं, और वे सब असफल होते हैं क्योंकि जिन्ह युग उनकी हर चाल पहले से जानता है, खुली जंग छिड़ जाती है। और यहां से ये सीरीज सच में नशे जैसी हो जाती है। सबसे बड़ा गिल्ड, दानगुन गिल्ड, जिसके नेता हैं जिन्होबेक, एक बड़े बॉस फ्लोर पर तालमेल वाले क्लियर अटेम्प्ट की घोषणा करता है। 50 एलिट खिलाड़ी, हफ्तों की रणनीतिक तैयारी, उनके सबसे अच्छे विश्लेषकों द्वारा डिजाइन की गई फॉर्मेशन। जिन्ह युग बिना बुलाए आता है और उनके फॉर्मेशन के लड़ाई में उतरने से पहले ही बॉस को अकेले सोलो क्लियर कर देता है। जिस बॉस के लिए उन्होंने हफ्तों तैयारी की थी, मिटा दिया मिनटों में। एक अकेले इंसान ने, जिसकी सांस तक नहीं फूली। वह बाद में भागता नहीं है, छिपता नहीं है। वह गिल्ड लीडरशिप की ओर मुड़ता है और उन्हें एक ऐसे भाव से देखता है जो सिर्फ एक बात कहता है, आप मेरे स्तर पर नहीं हैं और कभी नहीं होंगे। बेइज्जती मुकम्मल है, और यह बार बार होता है। हर बड़े गिल्ड आयोजन पर जिन्ह युग पहले से वहां होता है। हर दुर्लभ आइटम स्पॉन पर वह उसे झपट लेता है। हर ध्यान से बनाई गई रणनीति को वह एक बेहतर रणनीति चलाकर बेकार कर देता है। एक ऐसी रणनीति जो उस जानकारी का फायदा उठाती है जो किसी और के पास नहीं है। वे टावर को आंख बंद करके खेल रहे हैं। वह पूरी वॉक थ्रू के साथ खेल रहा है। गिल्ड्स उसे भर्ती करने की कोशिश छोड़ देते हैं। वे उसे सचमुच मारने की कोशिश शुरू करते हैं। इनाम, तालमेल वाले घात दस्ते, दूसरे खिलाड़ियों पर राजनीतिक दबाव कि वे उससे कोई वास्ता न रखें, कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि आप उस आदमी पर घात नहीं लगा सकते जो पहले से जानता है कि आप जाल कहां बिछाएंगे। और फिर जिन्ह युग एक ऐसी शख्स से मिलता है जो सच में मायने रखती है। टेरेसा एक पैलाडिन है। मैंने एक क्लास चुन ली और कुछ कवच पहन लिया वाले अर्थ में नहीं। मेरी आस्था मेरे होने का केंद्र है और मैं अपने विश्वास के लिए मरूंगी वाले अर्थ में वह तुरंत अलग दिखती है। एक ऐसे टावर में जो स्वार्थी, हिसाबी खिलाड़ियों से भरा है, क्योंकि वह इनमें से कुछ भी नहीं है। वह उस तरह से बहादुर है जिसका ताकत के स्तरों से कोई लेना देना नहीं। वह उन लोगों की रक्षा करती है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। वह उन खतरों का सामना करती है जिनसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी डर जाते हैं, क्योंकि भाग जाना मतलब किसी जरूरतमंद को छोड़ देना। और वह इस सीरीज में अकेली शख्स है जो लगातार जिन्ह युग को ठहरने पर मजबूर करती है। इसलिए नहीं कि वह उससे ताकतवर है, वह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह कुछ ऐसा दर्शाती है जिसे उसके पूरी तरह से रणनीतिक दिमाग ने हिसाब में नहीं रखा। टेरेसा टावर के निवासियों के साथ, यहां तक कि एनपीसीज के साथ, यहां तक कि उन राक्षसों के साथ जो बुद्धि दिखाते हैं, ऐसे बर्ताव करती है जैसे वे करुणा के योग्य व्यक्ति हों। जिन्ह युग टावर को एक ऐसा सिस्टम मानता है जिसका दोहन करना है। टेरेसा उसे एक ऐसी दुनिया मानती है जो ऐसी जिंदगियों से भरी है जो मायने रखती हैं। उनकी जोड़ी में सच्चा तनाव पैदा होता है। वह उसकी ठंडी व्यावहारिकता को चुनौती देती है। वह उसे ऐसे हालात में जिंदा रखता है जहां अकेली बहादुरी से बचना नामुमकिन है। दोनों एक दूसरे के तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं होते, लेकिन दोनों मिलकर अलग अलग रहने से कहीं ज्यादा कारगर हैं। टेरेसा वह भावनात्मक केंद्र बन जाती है जो जिन्ह युग की शुद्ध रणनीति में कमी थी। और वे पल जब उसका हिसाबी मुखौटा दरकता है, जब टेरेसा कुछ ऐसा करती या कहती है जो 11 साल की गेमिंग अनुकूलन के नीचे दबे हुए इंसान तक पहुंचता है, यही वे पल हैं
जो इस सीरीज को एक पावर फैंटेसी से उठाकर असली भावनात्मक भार वाली चीज बनाते हैं। जैसे जैसे जिनहयुक ऊपर चढ़ता है, टावर खुद को सिर्फ राक्षसों से भरी मंजिलों के संग्रह से कहीं बड़ा साबित करता है। यह एक दुनिया है, असल में कई दुनियाएं, हर मंजिल अपनी अलग पारिस्थितिकी, सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक ढांचे के साथ। मध्य स्तर की एक मंजिल पर जिनहयुक का सामना फ्रॉस्ट ब्लेड कबीले से होता है, योद्धाओं का एक समूह जिसका मुखिया एक काराकाल नाम का सरदार है। वे ताकतवर लड़ाके हैं, स्वाभिमानी लोग हैं और वे गुलाम हैं। उनकी मंजिल पर एक ज्यादा ताकतवर गुट ने पूरे कबीले को अपने अधीन कर लिया है। उनसे काम करवाता है, लड़वाता है और मरवाता है मालिकों के लिए जो उन्हें फेंक देने योग्य संसाधन मानते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी जो फ्रॉस्ट ब्लेड कबीले से टकराते हैं उन्हें एक रुकावट मानते हैं। पार करने या नजरअंदाज करने के लिए जिनहयुक एक मौका देखता है। वह उन्हें आजाद कर देता है, करुणा से नहीं, कम से कम मुख्य रूप से तो नहीं। वह उन्हें आजाद इसलिए करता है क्योंकि वह खेल से जानता है कि काराकाल और उसके योद्धा उस किसी भी इंसान के प्रति अंत तक वफादार होते हैं जो उनका सम्मान कमाता है, और एक पूरे कबीले को गुलामी से मुक्त करना सम्मान कमाने का काफी कारगर तरीका है। काराकाल जिनहयुक के प्रति निष्ठा की कसम खा लेता है और दूसरे खिलाड़ियों के साथ जिनहयुक के अस्थायी लेन देन वाले गठबंधनों के विपरीत यह एक स्थायी है। जब भी जिनहयुक बुलाता है, फ्रॉस्ट ब्लेड कबीला जवाब देता है। वे उसके बढ़ते नेटवर्क के सबसे भरोसेमंद हिस्सों में से एक बन जाते हैं। जिनहयुक अपनी ताकत का आधार ऐसे बनाता है, औपचारिक गिल्ड ढांचों या कॉरपोरेट फंडिंग से नहीं, ऐसे रणनीतिक कर्मों से जो अटूट निष्ठा पैदा करते हैं। वह सहयोगी नहीं इकट्ठा कर रहा, वह ऐसे कर्ज इकट्ठा कर रहा है जो खून और इस्पात से चुकाए जाएंगे जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सोलो मैक्स लेवल न्यूबी की बॉस लड़ाइयां अपनी अलग चर्चा की हकदार हैं, क्योंकि हर एक जिनहयुक के तरीके का एक अलग पहलू दिखाती है। शुरुआती सबसे अहम बॉस मुठभेड़ों में से एक वैम्पायर के खिलाफ है। लियोर्डा बर्शन, एक ताकतवर हस्ती जो एक पूरी मंजिल पर डर और खून के जादू से कब्जा रखती है। ज्यादातर खिलाड़ी जो इस मंजिल तक पहुंचते हैं या तो तुरंत मर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। उसकी क्षमताएं सीधी टक्कर को सज्जा देने के लिए डिजाइन की गई है। जितनी जोर से आप मारेंगे उतनी ज्यादा माना वह आपसे चूसेगी, आपके ही हमलों को अपनी पुनरुत्थान के लिए ईंधन में बदल देगी। परंपरागत रणनीति जो गिल्ड्स इस्तेमाल करेंगे यह है कि उसे संख्या से दबा दो और उम्मीद रखो कि केंद्रित डीपीएस उसकी हीलिंग से तेज हो सकती है। यह जोर जबरदस्ती वाला तरीका है जो सिद्धांत में काम करता है, पर असल में दर्जनों जाने ले लेता है। जिनहयुक का तरीका अलग है। वह उससे अकेले लड़ता है और वह लड़ाई को नकल करने के मौके की तरह इस्तेमाल करता है। देखिए, फ्यूजन के बारे में बात यह है, कौशल नकल करने की उसकी ताकत, कि यह सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों पर काम नहीं करती, यह बॉस पर काम करती है, एनपीसीज पर, उन अनोखी हस्तियों पर जिनके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें सिस्टम ने कभी खिलाड़ियों के लिए नहीं बनाया था। लियोर्डा बर्शन के साथ लड़ाई के दौरान जिनहयुक उसकी पहचान वाली क्षमता की नकल करता है, माना ब्लड स्किंग, संपर्क पर शत्रु से माना चूसने की क्षमता। फिर वह उसे एक और नकल किए कौशल के साथ जोड़ता है, सितारे का आशीर्वाद, एक ऐसी हाइब्रिड क्षमता बनाता है जो हर हमले पर माना चुराने देती है। वह वैम्पायर की सबसे बड़ी ताकत को अपनी स्थायी शक्ति बना लेता है। यह वह पल है जब ध्यान देने वाले पाठकों को समझ आता है कि जिनहयुक का अंतिम खेल कैसा दिखता है। हर बॉस लड़ाई सिर्फ पर करने की चुनौती नहीं, यह एक खरीदारी की यात्रा है। हर अनोखे शत्रु के पास एक अनोखी क्षमता है और हर अनोखी क्षमता वह चीज है जिसे जिनहयुक नकल कर सकता है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में जमा कर सकता है और संभावित रूप से किसी और भी ताकतवर चीज में जोड़ सकता है। जब तक वह दर्जन भर बॉस मंजिलें क्लियर कर लेता है, जिनहयुक की क्षमता लाइब्रेरी एक ऐसा संग्रह बन जाती है जिसे और कोई खिलाड़ी 1000 साल में भी नहीं दोहरा सकता, क्योंकि उन्हें हर बॉस से अकेले लड़ना होगा, क्षमता नकल करने तक जिंदा रहना होगा
और यह जानना होगा कि कौन से फ्यूजन काम करते हैं। जिनहयुक ने यह सब खेल में कर लिया था, अब वह बस वही नुस्खा दोहरा रहा है। टावर के सबसे खतरनाक गुटों में से एक कोई खिलाड़ी गिल्ड नहीं है, ये एक एनपीसी संगठन है। स्वर्गीय दैत्य चर्च ऊपरी मध्य मंजिलों में से एक पर काबिज है। यह एक मार्शल आर्ट संप्रदाय है जिसका नेता स्वर्गीय दैत्य है, एक ऐसी हस्ती जिसकी ताकत खिलाड़ी गिल्ड्स के सामने आई हर चीज को बौना कर देती है। चर्च का पदानुक्रम कठोर है, उसके योद्धा कट्टर हैं और उसकी राजनीति जानलेवा है। ज्यादातर खिलाड़ी स्वर्गीय दैत्य चर्च की मंजिलों से पूरी तरह बचते हैं। वहां के शत्रु बहुत ताकतवर हैं, राजनीति बहुत जटिल और गलत कदम के नतीजे बहुत गंभीर। जिनहयुक सीधा अंदर चला जाता है, आत्मघाती होने के कारण नहीं, क्योंकि वह कुछ ऐसा जानता है जो और कोई नहीं जानता। खेल में स्वर्गीय दैत्य चर्च की कहानी पूरे टावर की सबसे जटिल और सबसे फायदेमंद क्वेस्ट श्रृंखलाओं में से एक थी। उसे पूरा करने के लिए दशकों की आंतरिक चर्च राजनीति में रास्ता बनाना, सही गुट का समर्थन करना और खास एनपीसीज का भरोसा कर्मों की सटीक श्रृंखला से कमाना जरूरी था। जिनहयुक सटीक श्रृंखला जानता है। वह जानता है कि पहले किस चर्च बुजुर्ग के पास जाना है। वह जानता है कि किस राजनीतिक गुट का चुपके से समर्थन करना है। वह जानता है कि कौन सी परीक्षा पास करनी है और कौन सी जानबूझकर असफल करनी है। वह सटीक शब्द जानता है जो स्वर्गीय दैत्य के भीतरी घेरे से मुलाकात कमाने के लिए कहने हैं, और हेर फेर, युद्ध कौशल और ऐसे ज्ञान के मेल से जो किसी पहली बार आने वाले के पास होना नामुमकिन है, जिनहयुक कुछ असाधारण कमाता है, एक मार्शल आर्ट। चर्च की सबसे ताकतवर और सबसे संरक्षित तकनीकों में से एक उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे सिखाई जाती है जैसे वह कोई सच्चा शिष्य हो। वह स्वर्गीय दैत्य चर्च से ऐसी क्षमताओं के साथ बाहर निकलता है जिन्हें सीखने में उनके अपने योद्धा दशकों लगाते हैं। उसने यह दिनों में किया क्योंकि वह खेल में अपने 11 सालों के दौरान हर बातचीत, हर चुनाव, हर युद्ध परीक्षण का पूर्वाभ्यास कर चुका था। जिन चर्च के सदस्यों को वह पीछे छोड़ जाता है, उनके सामने एक ही परेशान करने वाला सवाल बच जाता है। एक बाहरी इंसान उनकी सबसे पवित्र परंपराओं में अपनी पहली कोशिश में इतनी सटीकता से कैसे चला? जवाब जाहिर है यह है कि वह उसकी पहली कोशिश नहीं थी, वह उसकी दूसरी थी, और पहली कोशिश में 11 साल लगे थे। और अब हम कहानी के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि टावर सिर्फ मंजिलों और बॉसों का संग्रह नहीं है, ये जिंदा है। रूपक के अर्थ में नहीं, टावर ऑफ ट्रायल्स के पास चेतना है। ये अपने निवासियों पर नजर रखता है, ये अपनी चुनौतियां बदलता है, और इसने गौर किया है कि एक खास खिलाड़ी ऐसे पूर्व ज्ञान के साथ ऊपर चढ़ रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। पहला संकेत बारीक है। 12वीं मंजिल पर एक बॉस ऐसा हमला पैटर्न इस्तेमाल करता है जो खेल में नहीं था। किसी झात पैटर्न का बदलाव नहीं, एकदम नया चालू, कुछ ऐसा जिसके लिए जिनहयुक की वॉकथ्रू ने उसे तैयार नहीं किया था। वह अनुकूलन कर लेता है और जीत जाता है, लेकिन शक का बीज बो दिया गया है। फिर 15वीं मंजिल पर फिर से होता है। ऐसी जगह पर एक जाल जो खेल में सुरक्षित थी, एक छिपा हुआ कमरा जिसकी जगह बदल दी गई है, एक क्वेस्ट एनपीसी जो खेल वाले संस्करण से अलग जानकारी देता है। टावर खुद को फिर से लिख रहा है। खास तौर पर वह उन हिस्सों को फिर से लिख रहा है जिन पर जिनहयुक सबसे ज्यादा निर्भर है। वह सीधे उसके ज्ञान के फायदे को निशाना बना रहा है। यह पूरी सीरीज का मोड़ बिंदु है, क्योंकि अब तक जिनहयुक उस आदमी के अहंकारी आत्मविश्वास से काम कर रहा था जो पहले से सब कुछ जानता है। हर लड़ाई बस औपचारिकता थी, हर चुनौती पहले से हल थी। अब पहली बार जब से टावर असली दुनिया में आया, कांग जिनहयुक अनजान का सामना कर रहा है, और इस अनहद अहंकारी रणनीतिक रूप से बेमिसाल नायक को अचानक तुरंत सोचना पड़ रहा है। बिना वॉकथ्रू के विरोधियों से लड़ना पड़ रहा है, पहली बार सच्चे खतरे का अनुभव करना पड़ रहा है। यही वह पल है जब सोलो मैक्स लेवल न्यूबी पावर फैंटेसी होना बंद कर देती है और थ्रिलर बनने लगती है, क्योंकि टावर सिर्फ छोटे मोटे ब्यौरे नहीं बदल रहा, वह जिनहयुक से सीख रहा है, उसके पैटर्न पढ़ रहा है,
उसकी रणनीतियों का अनुमान लगा रहा है और खास तौर पर ऐसी चुनौतियां डिजाइन कर रहा है जो उस अकेले खिलाड़ी को मात देने के लिए बनी है जिसे जवाब पहले से जानना ही नहीं था। शिकारी शिकार बन रहा है और टावर के पास काम करने के लिए अनंत मंजिलें बची हैं। ये सोलो मैक्स लेवल न्यूबी के अध्याय 1 से 50 थे। पूरा आर्क एक बेकार न्यूट्यूबर से टावर के सबसे खतरनाक खिलाड़ी तक। लेकिन एक बात समझिए, ये अभी भी शुरुआती खेल है। टावर में सैकड़ों मंजिलें हैं, गुट अभी बस बनना शुरू हुए हैं। स्वर्गीय दैत्य चर्च की कहानी फटने वाली है और टावर की चेतना, उस अकेले खिलाड़ी को मिटाने का उसका सक्रिय अभियान जो बहुत ज्यादा जानता है, यह अभी बस शुरू हो रहा है। जिनयुग की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड नकल किए हुए कौशलों से भरी है। उसके पास टेरेसा और काराकाल जैसे साथी हैं। उसके पास 11 साल का ज्ञान है। लेकिन टावर परीक्षा को फिर से लिख रहा है और एक रणनीति गाइड तभी काम की है जब जवाब बदले न हो। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या होता है जब टावर एक ऐसा बॉस बनाता है जो खास तौर पर हर उस चीज का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है जो जिनयुग ने कभी सीखी, वह लड़ाई जो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार शून्य से नई रणनीति बनाने पर मजबूर करती है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वह वीडियो आ रहा है और वह विशाल होने वाला है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।